हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी सीख रहे थे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। उसी में से एक है रेडिएशन, है ना। रेडिएशन इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, और बोले तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। क्या बोल सकते हैं? इट इज फास्टेस्ट mode of transfer of heat energy, राइट। समझते हैं कि व्हाट इज रेडिएशन। आप ऐसे सोचो कि सन से जो हीट एनर्जी मिलती है अर्थ को, वो कैसे मिलती है? कोई पर्सन है जो यहां से हीट एनर्जी लेकर के अर्थ पे आता है? नहीं। ये हमारा सन है और ये सोचो अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ पे कोई पर्सन है, उसको हीट एनर्जी कैसे मिलती है बताओ? कोई पर्सन नहीं है एक अलग से जो हीट एनर्जी पकड़ के लाता है और अर्थ पे लाके छोड़ देता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सन से जो हीट एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। किस फॉर्म में? ये वेव के फॉर्म में आती है ना। ये हीट एनर्जी किस फॉर्म में हमें मिलती है? ये वेव के फॉर्म में आती है। जैसे हमने पढ़े थे लाइट वेव, इसी तरीका से हीट वेव भी होता है। हीट वेव ये कुछ और नहीं है, बोले तो क्या है? इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड है ना। ये भी क्या है? ईएम वेव है। जिस तरह से लाइट वेव होती है उसी तरह से हीट वेव भी होती है, ठीक है ना। तो हीट वेव को हम इंफ्रारेड भी बोलते हैं। ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कैसे मिलती है? तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसका नाम है हीट वेव, है ना। हीट वेव से हमें, हीट वेव के थ्रू बोल सकते हैं कि हमें सन से हीट एनर्जी मिलती है ना। हीट वेव में क्या है? तो हीट एनर्जी है। जैसे लाइट वेव है तो उसमें लाइट एनर्जी है, उस तरह से हीट वेव में क्या है? तो हीट एनर्जी है। सन ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाई टेम्परेचर पे होगा, जैसे देखो आपने आग लगाए है ना, आग, फायर है, ठीक है। तो इससे भी आपको हीट वेव मिलती है, ठीक है। और जब देखो ना, यहाँ पे आग लगा दो और थोड़ा दूर पे कोई पर्सन खड़ा है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? उसको लगता है कि हाँ, यहाँ पे हीट एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो फायर से भी आपको हीट एनर्जी मिलेगी। और यहाँ कैसे मिल रही है? यहाँ आप फायर से काफी दूर पे हैं तो ये यहाँ से रेडिएशन जा रही है, मीन्स हीट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जा रही है, और उसका स्पेशल नाम है हीट वेव के फॉर्म में जा रही है, और आपको हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीका से हम बोल सकते हैं कि रेडिएशन क्या है। रेडिएशन के लिए फॉर रेडिएशन देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड। मीडियम रिक्वायर्ड, इसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, बट कोई मीडियम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट मीडियम नहीं भी है तो भी ये हीट एनर्जी चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, ठीक है। देखो ना, अर्थ के अराउंड कुछ हाइट तक एटमॉस्फेयर है, यहां तो एटमॉस्फेयर है, बट आपको इसके बाद और सन के बीच में कुछ भी नहीं है।
नो मीडियम, नो मीडियम, फिर भी हीट एनर्जी आ रही है। इससे क्या पता चलता है कि रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस ईएम वेव को जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मीडियम है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं क्या क्या कि रेडिएशन क्या है, वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, और बोले तो इट इज द सबसे फास्टेस्ट मोड है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कोई मीडियम नहीं है तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से आपको रेडिएशन मिलेगा या बोले हीट एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और बात करें तो ये जो वर्ड है रेडिएशन ना, हम दो तरीका से यूज करते हैं। वन कि एक प्रोसेस, रेडिएशन इज द प्रोसेस, और दूसरा रेडिएशन से मीनिंग समझेंगे एनर्जी से। रेडिएशन आ रही है मीन्स एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो हम दोनों तरीका से इसको समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो जो हम हीट वेव की बात कर रहे हैं, एक इंफ्रारेड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है ना, वैक्यूम में वो 3 मीटर होती है, तो इसकी भी उतनी ही होगी, राइट। तो इस बात को हमें थोड़ा समझना होगा, ठीक है। अब आगे देखो, इसके आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये क्या है, फायर है, मैं लिख भी देता हूँ, ये फायर है। यहाँ से क्या जा रही है, तो वेव के फॉर्म में हीट एनर्जी जा रही है, हीट एनर्जी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या है। आपको कुछ दिक्कत है, इसको फिर से रिपीट कर लो, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे इसमें कुछ और चीजें पढ़ते हैं। वो है एक तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें विन्स लॉ या विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो मैं लिखता हूं विन्स लॉ या विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं, लिख देता हूं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आइए अब इस बात को समझते हैं कि व्हाट इज विन्स लॉ। देखो अगर मैं सन की बात करता हूं, ठीक है, तो सन से जो आपको हीट एनर्जी मिल रही है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव मिल रही है, ईएम वेव। किस तरह से आ रही है, हीट वेव के फॉर्म में आ रही है। और वेव की अपनी एक वेवलेंथ होती है ना, अपनी एक वेवलेंथ होगी, राइट। तो विन्स के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है उसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। ये और भी हर एक डायरेक्शन में ईएम वेव जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ईएम वेव है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कॉन्सेप्ट ये है कि विन्स के अकॉर्डिंग कि इससे जो ईएम वेव निकल रही है उसकी अपनी एक वेवलेंथ है। और ईएम वेव कब निकलेगी, जब इसका ये हॉट बॉडी होगा, हॉट बॉडी से तो निकलेगी, ठीक है। तो इसका अपना एक टेम्परेचर भी होगा, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अलग अलग, मैं कुछ लेता हूं, ये है इसका टेम्परेचर है TA, एक बॉडी है। दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर है TB।
तो जाहिर सी बात है इससे भी ईएम वेव निकलेगी, ठीक है, और इससे भी ईएम वेव निकलेगी। इससे जो ईएम वेव निकल रही है वो थोड़ी ऐसी है, छोटी वाली ईएम वेव है, राइट। तो यहां हमें क्या देखने को मिला कि टेम्परेचर ऑफ बी इज हायर देन ए, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे जो वेव निकल रही हैं वो छोटी वेव है। इसको क्या बोलते हैं? वेव लेंथ, है ना। और यहां से इसी तरह से यहां भी देखो, इसको क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। लैम्डा ए बोल दो इसको, और लैम्डा बी बोल देते हैं। तो हमें क्या देखने को मिला कि हाई टेम्परेचर पे लो वेवलेंथ के वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और लो टेम्परेचर पे हाई वेवलेंथ की वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। मीन्स इनके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट का जिससे हीट वेव निकल रही है, ईएम वेव निकल रही है, उसका टेम्परेचर जितना ज्यादा है उससे उतनी कम वेवलेंथ की वेव निकलती है। यहां देखो, यहां कंपेयर करो तो ए का टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, और बी का ज्यादा है। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है बी का, तो इससे जो वेवलेंथ निकल रही है हमें क्या देखने को मिला कि लैम्डा ए इज ग्रेटर देन लैम्डा बी, जबकि टी ए इज लेस देन टी बी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो जबकि ए का टेम्परेचर कम है और बी का ज्यादा है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे बताओ छोटी वेवलेंथ की वेव निकल रही है, और जिसका टेम्परेचर कम है उससे बड़ी वेवलेंथ की वेव निकल रही है। तो वेव्स के अकॉर्डिंग ये रिलेशन है कि हायर टेम्परेचर से लो वेवलेंथ की वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और लो टेम्परेचर से हाई वेवलेंथ की वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो इनके अकॉर्डिंग रिलेशन कुछ ऐसा हो जाता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इसको बेंस कांस्टेंट बोलते हैं, और 1/T। तो बोले तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया कि लैम्डा T इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज द बेंस कांस्टेंट। मैं यहां लिख सकता हूं कि लैम्डा T इज इक्वल टू बी। एक एक करके, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ। T क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर। और ध्यान रहे इट इज इन केल्विन, इट इज इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, इट इज इन केल्विन। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और बी क्या है? वेन्स कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻⁻3। यूनिट बताओ क्या होनी चाहिए? लैम्डा वेवलेंथ है तो मीटर, एंड टी फॉर टेम्परेचर तो केल्विन, तो मीटर इंटू केल्विन। इट इज द यूनिट ऑफ वेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे कि वेन्स के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है कि हायर टेम्परेचर बॉडी से लो वेवलेंथ की वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और लोअर टेम्परेचर बॉडी से हाई वेवलेंथ की वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। और बोले तो जो वेवलेंथ इमिट होगा, जो वेवलेंथ की वेव इमिट हो रही है, तो वो टेम्परेचर के इनवर्स होगा। जहां टेम्परेचर ज्यादा उससे लो वेवलेंथ की वेव, टेम्परेचर कम तो हाई वेवलेंथ की वेव, राइट। तो ये हो गया आपको वेन्स लॉ, करेक्ट। आप देखो इसके हेल्प से सन का टेम्परेचर बताया जा सकता है। कैसे? सन से आने वाली वेव की वेवलेंथ को हम मेजर कर लेंगे, और
इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको सन का टेम्परेचर मिल जाएगा, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है और वेवलेंथ हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लिए कि किस वेवलेंथ की वेव आ रही है, तो हम बता देंगे कि इसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, और इस बेसिस पे छोटे से न्यूमेरिकल आएंगे तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल अच्छी तरीका से कर पाएंगे। राइट, चलिए अब इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्टीफन्स लॉ। आइए समझते हैं कि व्हाट इज स्टीफन्स लॉ। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। आइए समझते हैं स्टीफन्स लॉ क्या होती है। तो देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो रेडिएशन होगी, जो एनर्जी रेडिएट होंगी, वो देखो इस तरह से एनर्जी हर एक डायरेक्शन में ही निकल रही है। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। मीन्स जितना हाई टेम्परेचर पे बॉडी होगा, है ना, उससे जो एनर्जी रेडिएट होंगी वो उतनी ज्यादा होंगी, और मैथमेटिकली देखा जाए तो T के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और यहां पर अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू पर यूनिट एरिया, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और उसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, और T के पावर 4। ठीक है, तो एक आपके पास फार्मूला हो गया। देखो, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ हीट एनर्जी, यानी H से लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं A, ऐसा लिख दो, सिग्मा A और T के पावर 4। इसी को लिख सकते हैं E बाय टी, ये कुछ अलग नहीं है। तो एक ऐसा आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, जहां पे इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, यह है हीट एनर्जी, यह है टाइम, और सिग्मा क्या है वो भी लिख देता हूं। यहां सिग्मा है स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होगी क्या, इसकी वैल्यू होती है 5.67 10⁻⁻8। यूनिट क्या होगी आप बताओ मुझे, आप निकाल ही सकते हो, तो इसकी यूनिट बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो अगर आपको हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता है तो किस रेट से वो हीट एनर्जी रेडिएट करेगा आप बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टीफन कांस्टेंट, ये हो गया एरिया, और ये हो गया टेम्परेचर। केल्विन में लिखेंगे, इसका पावर 4 करना है। ठीक है, और हाँ ये बता दें, इट इज फॉर ब्लैक बॉडी, ये जो फार्मूला है इट इज फॉर ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। वो इसलिए कि ब्लैक बॉडी, मैं यहां पर लिखता हूं, थोड़ा इसको समझना। अगर मैं बात करता हूं ब्लैक बॉडी की, इस पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा भी, मैं बता रहा हूं। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी ये क्या है, इट इज अ ब्लैक बॉडी इज अ गुड absorber and also it is good absorber and good emitter, good emitter।
ब्लैक बॉडी एक गुड एब्जॉर्बर भी है और एक गुड इमिटर है। और इसके लिए जो इमिसिविटी होती है उसकी वैल्यू, इमिसिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, एप्सिलॉन फॉर इमिसिविटी। तो ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए यहां पर यह फार्मूला ऐसा होगा। अदरवाइज कोई जनरल ऑब्जेक्ट होता तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा चेंजिंग होगा, और वो चेंजिंग कुछ इस मैनर में है कि H इज इक्वल टू फिर इमिसिविटी वाला टर्म आ जाएगा। ब्लैक बॉडी के अलावे कोई और बॉडी है फॉर जनरल बॉडी, तो उसके लिए यानी कि इमिसिविटी इज लेस देन 1 फॉर एनी ऑब्जेक्ट है ना, एक्सेप्ट व्हाट, ब्लैक बॉडी के अलावे कोई और ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए इमिसिविटी की वैल्यू 1 होती है। तो उसके लिए ये जो स्टीफेंस लॉ है उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो टर्म आ जाएगा इमिसिविटी, है ना, इमिसिविटी और एप्सिलॉन सॉरी ये कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा और ए और टी के पावर 4 ऐसा बन जाएगा। बट फॉर ब्लैक बॉडी इट विल बी सिग्मा ए टी पावर 4। तो देखिए यहां से हमने क्या समझे कि हाई टेम्परेचर पे किस रेट से एनर्जी निकलेगी, किस रेट से एनर्जी रेडिएट होंगी, तो उसके लिए फार्मूला है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के पावर 4। अगर इसका टेम्परेचर T है तो इसके पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा इससे निकलने वाली रेडिएशन, ठीक है। और ब्लैक बॉडी के लिए ऐसा फार्मूला होगा, और अगर ब्लैक बॉडी के अलावा कोई और बॉडी है तो उसके लिए ऐसा फार्मूला होगा, ठीक है। एक टर्म आ रही है इमिसिविटी, तो ब्लैक बॉडी आप याद रखो अभी कि ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी जो होती है वो 1 होती है, और इसके अलावा कोई और बॉडी है तो उसकी इमिसिविटी 1 से कम होगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी पे जितने भी एनर्जी इंसिडेंट हो रहे हैं, अगर जो प्योर ब्लैक बॉडी है तो वो टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये कोई ब्लैक बॉडी है, सोचो ब्लैक, और ये कोई जनरल बॉडी है, मतलब किसी और कलर का है, तो मैं इस सिचुएशन में, है ना, जनरल है कोई, तो ब्लैक बॉडी पे आने वाले जो रेडिएशन है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगर जो प्योर ब्लैक बॉडी है तो हम बोलेंगे कि 100% जो रेडिएशन है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, जबकि कोई और बॉडी है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमें भी ध्यान रखना है कि ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी 1 होती है, और अगर बॉडी है तो उसकी इमिसिविटी गिवन होगी, हम ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा, और बहुत ही आसान है, ठीक है ना, कि रेडिएशन जब हो रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट से, है ना, तो किस रेट से हीट एनर्जी लिबरेट कर रही होगी वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और उसके लिए फार्मूला ऐसा होगा। Am I right? चलिए अब थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं एक ग्राफ भी सिखा रहा हूं इस पे बेस्ड, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं। चलिए तो देखिए ग्राफ भी सीखेंगे, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए सोचो कि मैंने कुछ ऐसे आपके ऑप्शन दिया आपको कि एक सन है, एक है बेल्डिंग वाला आर्क, ठीक है, बेल्डिंग आर्क, और तीसरा है आपके पास और कलर लगा लेते हैं, एक नॉर्मल बल्ब है, ठीक है, एक है बल्ब रहा है, एक है आपके पास नॉर्मल बल्ब।
ठीक है, तो आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर बात करें तो इससे ज्यादा टेम्परेचर इसका होगा और इससे ज्यादा टेम्परेचर सन का होगा। तो इस सिचुएशन में अगर मैं वेव की बात करूं तो इससे जो निकलने वाली वेव है और इससे जो निकलने वाली वेव है, ठीक है, और फिर इस बल्ब से जो निकलने वाली वेव है, ठीक है, तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर अगर जो वेवलेंथ की मैं बात करूं तो ये होगी वेवलेंथ लैम्डा, और मैं वेल्डिंग आर्क से निकलने वाली वेवलेंथ की बात करूं तो वो कितनी होगी, तो देखो इससे कुछ ज्यादा है। और मैं बल्ब से निकलने वाली वेवलेंथ की बात करूं तो इट विल बी, क्या और थोड़ा ऐसे बना देता हूं ना, तो ये इतनी बड़ी होगी। ठीक है, मैं सबस्क्रिप्ट लगा दूं, इसमें मैं लिख देता हूं दिस फॉर सन, दिस फॉर वेल्डिंग आर्क एंड दिस फॉर बी फॉर बल्ब। अब बताइए किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये हमें पहले ही क्लियर है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है। मैं लिख सकता हूं कि टी सन इज ग्रेटर देन टी वेल्डिंग आर्क इज ग्रेटर देन टी बल्ब। तो जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, सॉरी जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, यस, उससे जो निकलने वाली वेवलेंथ है वो सबसे कम है। और वेवलेंथ के टर्म में अरेंज करना हो तो लिखूंगा इसकी जो वेवलेंथ है सबसे कम है, उसके बाद वेल्डिंग आर्क, और उसके बाद जो बड़ी वेवलेंथ है वो है बल्ब की। तो आप इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए ताकि कोई ऑब्जेक्टिव आए तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने किस बेसिस पे बोले, तो आंसर है विन्स लॉ। और स्टीफन्स लॉ की बात करें तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इससे जो रेडिएशन होगी, है ना, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो भी सबसे ज्यादा होगी। तो एक ग्राफ की बात करते हैं। देखिए ग्राफ डिस्कस करते हैं आपके सामने। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं टोटल रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इस एक्सिस पे रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे मैं बना रहा हूं वेवलेंथ। ठीक है, तो देखिए ग्राफ कैसा आता है वो देखो, ऐसा पीक, फिर आपको मिला कुछ ऐसा, और फिर आपको मिला कुछ ऐसा। राइट, तो क्या शो कर रहे हैं उसको थोड़ा समझते हैं। मैंने कलर भी इस तरह से रखे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। देखो अगर मैं विन्स लॉ की बात करूं, पहले मैं विन्स लॉ की बात करता हूं, तो विन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिला कि हाई टेम्परेचर पे, देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेवलेंथ है, तो जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वेवलेंथ बढ़ती जाएंगी। हमें क्या देखने को मिला कि हाई टेम्परेचर पे लो वेवलेंथ की वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो क्या देखने को मिला कि आपको इससे निकलने वाली जो वेव होगी इसकी जो वेवलेंथ होगी सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं
इससे निकलने वाली वेवलेंथ है ना, वो बढ़ती जा रही है। जैसे मैं वेल्डिंग आर्क की बात करूंगा, सन से कंपेयर करूं, तो इसका टेम्परेचर कम है तो इससे ज्यादा वेवलेंथ की वेव निकलेंगी। देखो ना, इसके लिए आपको वेवलेंथ इतनी तो आई, यहां से यहां तक, ओनली दिस। कंपेयर करो तो ये मिनिमम है। अगर मैं आर्क वेल्डिंग की बात करूंगा तो उसके लिए तो इतनी बड़ी वेवलेंथ की वेव आएगी आर्क वेल्डिंग के लिए। और इसी तरीका से अगर जो मैं बल्ब से निकलने वाली वेवलेंथ की बात करूंगा तो ये देखो यहां से लेकर के इतनी बड़ी होगी फॉर बल्ब। मीन्स जैसे यहां पे आगे जा रहे हैं इस एक्सिस पे तो वेवलेंथ ज्यादा होती जा रही है। और इससे बहुत ही क्लियर है कि सन का टेम्परेचर ज्यादा है, देखो ना, टी एस फॉर सन, और टी ए फॉर आर्क वेल्डिंग एंड बी फॉर बल्ब। और इससे बहुत ही क्लियर हो गया है क्या कि टी एस इज ग्रेटर देन टी, कलर भी चेंज करते हैं, टी एस इज ग्रेटर देन टी बी, सॉरी टी ए फॉर आर्क, और उससे भी बड़ा है कौन, तो सॉरी उससे भी छोटा है बल्ब का टेम्परेचर। और यही चीज अगर मैं वेवलेंथ के टर्म में बताना चाहूं तो क्या ही लिखूंगा बताइए आप, लैम्डा फॉर सन इज लेस देन लैम्डा फॉर आर्क इज लेस देन लैम्डा फॉर बल्ब। तो विन्स लॉ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, कि टेम्परेचर हाई होगा तो लो वेवलेंथ की वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और टेम्परेचर जितना कम होगा वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसी ग्राफ से, ये तो विन्स लॉ की बात हो गई, स्टीफन लॉ को एक्सप्लेन किया जाए, क्या होगा। स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग हाई टेम्परेचर पे जो रेडिएंट एनर्जी होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो सबसे ज्यादा होगी। देखो ये टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तो देखो रेडिएंट एनर्जी सबसे ज्यादा है। आर्क वेल्डिंग की बात करूं तो इसका टेम्परेचर सन से कम है तो उसके लिए देखो रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इतनी सी है। और मैं बल्ब की बात करूंगा तो इससे तो और भी इसका टेम्परेचर कम है तो इससे जो रेडिएंट एनर्जी होगी वो और भी कम होगी। देखो क्लियर। तो इस ग्राफ के हेल्प से हम विन्स लॉ और स्टीफेंस लॉ दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन किया आपने देख ही लिया, याद हो गया आपको विन्स लॉ। तो विन्स लॉ क्या है कि हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो वेवलेंथ की वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और लो टेम्परेचर वाले से जो वेव निकलेंगी उसकी वेवलेंथ, लो टेम्परेचर तो हाई वेवलेंथ, हाई टेम्परेचर तो लो वेवलेंथ की वेव निकलेंगी। ठीक है, और स्टीफन लॉ की बात करें तो हाई टेम्परेचर पर जो एनर्जी रेडिएट होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो ज्यादा होगी और टेम्परेचर की पावर फोर्थ में होगी। ठीक है, ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। एक और रीजनिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, जो हम लोग ब्लैक बॉडी की बात कर रहे थे। रफ करें, ठीक है, इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा यहीं पे समझते हैं। देखो सोचो ये सन है, मेन सोर्स तो एनर्जी का सन है, चलो ये सन है, इससे एनर्जी आ रही है।
अगर आप एक ब्लैक बॉडी रखें, हाँ, तो बात कर रहे थे कि एक ब्लैक बॉडी हो, ये ब्लैक बॉडी है, कलर भी मैंने ब्लैक ही रखे हैं, और दूसरा है कोई और जनरल बॉडी है, सोचो मैंने ग्रीन कलर के लिए है, जो भी हो, तो ब्लैक और बोला जाता है यह है ग्रीन। तो ब्लैक बॉडी पे जो रेडिएशन आएंगी, सोचो यहां पे सेम सरफेस एरिया है ब्लैक का भी और ग्रीन का भी। यहां पे अगर जो 30 जूल एनर्जी आ रही है, तो ये 30 के 30 जूल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बट ग्रीन 30 में से सोचो, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 20 ही एब्जॉर्ब कर पाएगी, मीन्स इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है और ग्रीन की कम है। तो जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा हीट एनर्जी लिया, तो इसका टेम्परेचर भी राइज कर जाएगा, ठीक है ना। ये कम हीट एनर्जी लिया, तो इसका कम टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, राइट। जनरली कोल्ड सीजन में आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि जो डार्क कलर होता है, जो ब्लैक कलर होता है, वो एक गुड एब्जॉर्बर है, और गुड एब्जॉर्बर होगा तो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, सो आपका बॉडी थोड़ा ज्यादा वार्म रहेगा। इसी को उल्टा कर लो, समर सीजन में यू वियर लाइट कलर के कपड़े, वो इसलिए कि लाइट कलर पे रेडिएशन कम होगी, यानी कि वो कम एनर्जी को रेडिएट करेंगी, तो आप थोड़ा कूल रहोगे, ठीक है ना। लाइट कलर के कपड़े पे जो रेडिएशन आएंगी वो कम ऑब्जर्व करेगा, तो आपका बॉडी भी थोड़ा कूल रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीका से आप ये छोटे रीजनिंग क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, इसको जहां भी दिक्कत होती है एक बार इसको रिवर्स करके देखो, ठीक है, रिपीट करो, और फिर भी कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं, देन प्रीवियस की तरह हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।